मैं यूनिट एंड डायमेंशन बता रहा था, 6 लेक्चर में दे देखा था। छठा लेक्चर में डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ की बात किया था। एक चार्ट में बता दिया था और उस चार्ट के आधार पर क्या है, ढेर सारा प्रॉब्लम आपको बनाना है और ढेर सारा देखोगे, पिछले 10 साल का क्वेश्चन देख डालोगे। जिस तरह के बोर्ड लेवल का, मैं बोर्ड में तो 11th बोर्ड अब होता नहीं है, तो स्कूल्स के एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल की बात कर लो तो उसमें भी आप देखोगे ढेर फटाफट बनेगा। मैं पिछले क्लास को कुछ रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। फील्ड बताया था, फोर्स बाय फैक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फैक्टर क्या था इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में? चार्ज। तो मैं बोला फोर्स बाय चार्ज। यूनिट भी बोला था न्यूटन पर कूलम, दूसरी इकाई वोल्ट पर मीटर। फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होगा? mlt-2, चार्ज के लिए 80, mlt-3 A इनवर्स। याद रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाए थे, फार्मूला सिर्फ चार्ट में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया। इसका यूनिट भी बोल सकते हो, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। अब तुम बार बार इसको करते रहो, बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि 12 में भी इसी तरह को चीज़ों को फेस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बाय चार्ज, इसके आधार पर भी बोला जाए, डायमेंशन डायरेक्ट लिख सकते हो तुम, ml3 एरिया से गुना करें L² L3 A इनवर्स। यूनिट बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बोले न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स एरिया से गुना किया। और वोल्ट पर मीटर है और मीटर स्क्वायर से गुना करोगे तो वोल्ट इनटू मीटर। तो ये सब अपना बोलो और करते रहो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये नया डायमेंशन आपको करता चलना है। मैं बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड, इसका दूसरा नाम मैं बोला था मैग्नेटिक इंडक्शन बोलोगे, और क्या मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड भी बोला जाएगा। मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड, और क्या बोलोगे बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये 4 नाम है और सब के लिए फॉर्मूला में बताया था, फोर्स बाय पोल। फोर्स के लिए बोला था mlt-2 आता है सबको, पोल के लिए AL mt-2 A इनवर्स, या लेंथ है। ये डायमेंशन है, इसका स्पेशल यूनिट सब मैं बताया था, आपको ऐसे भी आना चाहिए, न्यूटन, एम्पियर इनवर्स, मीटर इनवर्स। टेस्ला बोला था, वेबर पर मीटर स्क्वायर बोला था, गॉस बोला, ये वो बोला, सब बोला। इस तरह का चीज़ आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला को तो मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। नया अभी अब और भी डायमेंशन की बात करते हैं। पिछले क्लास में कैपेसिटेंस बताए थे। कैपेसिटेंस, क्लासरूम रहते लाइव मेरे सामने बच्चे आप रहते तो मैं आपसे पूछता, जवाब देते ठीक, नहीं तो मैं बहुत कुछ कहता आपको। लेकिन आप सोचो कि आपको आता है कि नहीं आता है। और कभी कोई ऐसा कोई मिल जाए कहे क्या ये तो 12 का चीज़ है, नहीं कुछ नहीं, आपको याद रख लेना है, कैपेसिटेंस बराबर चार्ज बाई पोटेंशियल। चार्ज बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं लिख दूँ, सिंपली पोटेंशियल बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ के फार्मूला समझ। चार्ज के लिए मैं 80 लिखाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ml2T-3 A इनवर्स वर्क बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अलग से आप बोलते रहो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग से भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क बाय चार्ज, रिवाइज करा रहे हैं पिछले पढ़ाई को। वर्क का डायमेंशन ml2T-2, चार्ज का डायमेंशन 80, ml2T-3 A इनवर्स। इस डायमेंशन M-1 L-2
T4a²। यह कैपेसिटेंस का फार्मूला मिला। और कैपेसिटेंस में इस तरह की बात को हम लोग क्या किए, सीखने का कोशिश किए। अब एक था फार्मूला इंडक्टेंस, मैं इसी में बता देता हूँ। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस को C से लिखे थे, फैराड बोले थे, इसका स्पेशल यूनिट C लेटर से लिखे थे। इंडक्टेंस के लिए L लिखे थे, हेनरी बताए थे, और इसको फार्मूला दिए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू टाइम बाय करंट। तुम लोग को आइडिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो अब इतनी बार हो गया कि दिमाग में कौंधता रहेगा कि ml2 t-3 A इन्वर्स, टाइम के लिए T और करंट के लिए A, ml2 t-3 t-2 हो जाएगा या और A-2। इस तरह से डायमेंशन आपको। अब इससे डिफरेंट बात कुछ सीख, है ना। मैं रेजिस्टेंस पढ़ाया था, रेजिस्टेंस बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय करंट बोला था। ऐसा यूनिट ओम होता है। रेजिस्टेंस के उल्टा को कंडक्टेंस बोला था, ओम इनवर्स। तो जो ओम का डायमेंशन रेजिस्टेंस का डायमेंशन होगा, उसी को प्लस को माइनस बना दोगे, माइनस को प्लस, तो कंडक्टेंस का निकल जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। ये सब आपको करना है, प्रैक्टिस से करना है सबका। अभी मैं और लिखाता हूँ, पहले और बताता हूँ, पहले इसको अपना समझ कर लिख लें। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलेंगे बच्चों, रिएक्टेंस बोला जाएगा, इम्पीडेंस बोला जाएगा। सबका ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम, यानी सब रेजिस्टेंस के बराबर लिखा जा सकता है। तो हम लोग का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय करंट, आता है बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर IR, ओम्स लॉ था, R बराबर V बाई आई, तो वही V बाई आई है। ml2 t-3 A इन्वर्स बाई A, ml2 t-3 A इन्वर्स। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसी रिएक्टेंस पूछे तब भी वही, इम्पीडेंस पूछे तो वही। अब क्या है, कंडक्टेंस बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसमें इस तरह लिखने का मतलब सबका टर्म अलग अलग है, लेकिन डायमेंशन और यूनिट सबका क्या होगा, सेम। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ससेप्टेंस बोलेंगे, एडमिटेंस बोलेंगे, सब का यूनिट ओम इनवर्स, महो और साइमन बोला जाएगा बच्चों। इसका जस्ट उल्टा, तो हम अब निकालने का ज़रूरत नहीं है। क्या बोलेंगे, m-1 l-2 t3 a। सॉरी, यहाँ देखो अभी गलती, a-1 और a नीचे a-2 हो जाएगा, तो a+2 हो गया, या माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है ना पढ़ाते। अब देखो, अब इसी में और चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ। मैं पिछले दिन रेजिस्टिविटी बताया था, ओम मीटर, तो रेजिस्टेंस गुने लेंथ से निकाल दिया था, वो चीज़ आप करते रहना है। अब क्या है, इफ़ L इज़ इंडक्टेंस, R इज रेजिस्टेंस, C इज कैपेसिटेंस, सबका डायमेंशन आता है, सबका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी 12 में तो याद रहेगा ही। C इज कैपेसिटेंस, इप्सिलॉन 0 इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जो टर्म लिख रहे हैं सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए। μ0 इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, सबका वैल्यू लिखा हुआ है, एप्सिलॉन 0 μ0 ये सबका परमिएबिलिटी। V इज PD,
पीडी का फुल फॉर्म पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई इज करंट, इस तरह का बात दिया हुआ है। मान लो ये बात, डिफरेंट सवालों को एक साथ क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने का, दिखाने का। तो जिस बच्चे को पिछला चार्ट याद है, पिछला 3 फार्मूला रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का फार्मूला याद है, उसको सवाल बनता जाएगा अभी से, और फिर मज़ा आएगा 12 के लास्ट में, फिर इस सब तरह का चीज़ सबसे। तो देखो मेरा बच्चा, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ फर्स्ट, LRC पहले लिखा हुआ है, L/R, दूसरा RC, तीसरा LC आ जाएगा तो √LC आ जाएगा, 1/√LC आएगा, जो सब निकलता जाएगा। फोर्थ LI², L इंडक्टेंस, लेंथ तो बाद में लिखेंगे, यह L इंडक्टेंस के लिए लिखा जा रहा है, LI²। फिफ्थ CV²। सिक्स्थ, ढेर सारा सवाल बोल रहे हैं, 1/√μ0 ε0। सेवेंथ, √μ0/ε0, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, अब इस तरह का सवाल सब बनाना है। वो फोर्स का डायमेंशन mL/T-2, वर्क का डायमेंशन mL/2T-2, प्रेशर फोर्स बाई एरिया mL-1T-2, फ्रीक्वेंसी T इनवर्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी T इनवर्स, एंगुलर वेलोसिटी T इनवर्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट T इनवर्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पॉइज पास। हम जैसे बोल रहे हैं आप भी आपको इसी तरह से बोलना कोशिश करेंगे, और जब पढ़ेंगे चैप्टर सब अलग अलग चैप्टर में सब चीज़ पढ़ाया जाएगा, लेकिन डायमेंशन और यूनिट अभी से कोशिश करना है। तो चलो बच्चों, अब इस सवालों को मैं फटाफट बताने का कोशिश करता हूँ। तो मेरे बताने से नहीं होगा, आपको सीखना होगा, आपको भी फटाफट करना होगा, टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर पिछला चार्ट याद है तो बनेगा, नहीं चार्ट याद है तो हम बताएंगे, आप समझने का कोशिश करो, लेकिन आपको याद हो रहेगा तो सवाल सभी यूँ बनता चला जाएगा। तो इस तरह का सवालों को हम लोग डिस्कस करने चले। पहला L/R, L था इंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिर्फ पोटेंशियल बोल के भी काम चलाया जा सकता, इनटू टाइम बाय करंट, और रेजिस्टेंस बराबर पोटेंशियल बाय करंट, तो उलट देंगे, नीचे है ऊपर जाएगा, करंट बाय पोटेंशियल। एक तरीका ये भी है, और भी तरीके से आप सवाल बना सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक है ना, इंडक्टेंस का फॉर्मूला देखे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू टाइम बाय करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय करंट को रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो L/R टाइम के बराबर होगा। वो आपकी एबिलिटी है कि आप किस तरह से उस सवालों को क्या करते हो। हमने जो 3 फार्मूला बताया क्लासिकल पैटर्न, उस फार्मूला को पुट करो, बन जाएगा। तो करंट कैंसिल, पोटेंशियल, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैंसिल, तो टाइम बचेगा, टाइम T हो गया, तो T बोला जाएगा डायमेंशन, M0 L T0 A0, ये क्या लिख रहा हमने, T1 L/R टाइम के बराबर। क्लियर। दूसरा RC, R रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय करंट, और कैपेसिटेंस चार्ज बाय पोटेंशियल, चार्ज बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फार्मूला से बना रहे हैं,
ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन, चार्ज का डायमेंशन AT, करंट का A, तो T होगा। यह L/R और RC डायमेंशनली क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस तरह के फार्मूलाओं को देखो। थर्ड क्या है बच्चों, LC। L बोले तो पोटेंशियल इनटू टाइम बाय करंट, इलेक्ट्रिक वर्ड को उड़ा दिया, पोटेंशियल इनटू टाइम बाय करंट। कैपेसिटेंस बोले तो चार्ज बाय पोटेंशियल, पोटेंशियल गॉन, टाइम के लिए T, चार्ज के लिए AT, करंट के लिए A, T² होगा। अगर इसी में √LC पूछता, √LC T के बराबर होता, 1/√LC पूछता तो T इन्वर्स के बराबर होता, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता। L और C क्या है सो आप जानो, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। L इंडक्टेंस और C कैपेसिटेंस है मेरा बच्चा। हम पिछले चार्ट के आधार पर ही, पिछले लेक्चर के आधार है ना, के आधार पर ही ये सारा सवाल आपको डील कर रहे हैं। तो इस तरह के सवालों को खटाखट बनाना है। और जब पढ़ाएंगे एनर्जी ऑफ इंडक्टर बोलेंगे तो ½ Li², बिना बनाए एनर्जी का डायमेंशन Li² का डायमेंशन एनर्जी के बराबर हो जाएगा। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और कंडेंसर पढ़ाएंगे ½ CV², वो सारा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E लिखते हो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए B लेटर लिखा जाएगा, जिसको टेस्ला बोले। अभी तो हम लोग को निकालना है, डायमेंशन निकालना है, वो जब याद रहेगा तब बोलेंगे कि एनर्जी के बराबर होगा, E एनर्जी के बराबर होगा। तो हम अभी निकालना। ऊपर वाला ही मिटा दे, इसको रहने दे, काहे की प्रॉब्लम है हम लोग का। फोर्थ है मेरा बच्चा Li²। L बोले पोटेंशियल इनटू टाइम बाय करंट इनटू करंट स्क्वायर। करंट से करंट कैंसिल, पोटेंशियल का वर्क बाय चार्ज, चार्ज AT, ऊपर में टाइम और करंट AT बचा, AT कट गया तो वर्क के बराबर। ये तरीका हो गया, लेकिन बाद में तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर ½ Li², हाफ हो गया साफ। न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो वह Li² एनर्जी ऑफ वर्क के बराबर होगा, mL2T-2। फिफ्थ है CV²। V बोले पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो पोटेंशियल डायमेंशनल, फोर्स माइनस फोर्स बराबर फोर्स, प्रेशर माइनस प्रेशर बराबर प्रेशर। तो उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल भी डायमेंशनली और यूनिट उसका पोटेंशियल के बराबर होगा। तो CV², चार्ज बाय पोटेंशियल इनटू पोटेंशियल स्क्वायर, कैंसिल, चार्ज पोटेंशियल का वर्क बाई चार्ज, एक पोटेंशियल कैंसिल हो गया, चार्ज कैंसिल तो वर्क बचा, और वर्क का डायमेंशन mL2T-2। अब इसी में प्रॉब्लम होगा तो ये सवाल कहाँ से बनेगा, है ना, ये फार्मूला नहीं आता रहेगा तो सवाल कहाँ से बनेगा, तो वो तो याद रखना होगा, mL2T-2। चलिए फिफ्थ हो गया। अब क्या है 6। अब 6 में एक लंबी कहानी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, लेकिन अभी तुमको जो फार्मूला मिला हुआ है उसी के आधार पर करना है। तो 6 का है 1/√μ0ε0। पहले μ0 का μ0 इंटू ε0। हेयर μ0 का फॉर्मूला पढ़ाए थे 4πfr² बाई P1 इंटू P2, पोल इंटू पोल। ε0 का फॉर्मूला बताए थे Q1 Q2 बाई 4πfr²। ये तरीका था, 4πfr², 4πfr² कैंसिल कर दिए। चार्ज के लिए AT
ए स्क्वायर टी स्क्वायर, पोल के लिए ए स्क्वायर एल स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, रूट अंडर निकालना है। स्टेप समझ गए फिर? तो टी बाई एल बच गया और आपको निकालना है 1/√μ0 एप्सिलॉन 0, तो एल बाई टी, एल टी माइनस 1 किसके बराबर? वेलोसिटी। तो इसी को रेडीमेड याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला मिल रहा है आपको वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम के लिए मिल रहा है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम का फॉर्मूला है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वह वेव जिसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम इसेंशियल नहीं होता है, जो वैक्यूम से भी पास कर सकता है, और दूसरा जिसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम इसेंशियल होगा उसको मैकेनिकल वेव बोलेंगे। तो यह वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम का फॉर्मूला है। और जब ये वेलोसिटी हो गया तो इतना करने का जरूरत नहीं है, सीधे एल टी माइनस 1, इसका वैल्यू होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वो मीटर पर सेकेंड एल टी माइनस 1, वो चीज़ सिखाना है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं फिर अभी इसको पहले कर लूँ और तब मैं बताते जाता हूँ कि नया नया टर्म क्या आएगा। सेवंथ, ये जो टर्म है √μ0/ε0, उसको आगे चल के इज कॉल्ड स्पेस इम्पीडेंस बोलेंगे। इम्पीडेंस बोले, मैं पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैं लिखाया, इम्पीडेंस बोले तो रेजिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर, तो इसका बिना बनाए रेजिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर। लेकिन आपका तरीका तो है कि अभी μ0 का फॉर्मूला आता है, एप्सिलॉन 0 का फॉर्मूला आता है, उसके आधार पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब दो फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैं नीचे वाला इस सबको मिटा लेता हूँ, पहले इसको बता देता हूँ। स्पेस इम्पीडेंस से हम लोग का इसका फॉर्म वैल्यू भी आप लिख लोगे, 120 पाई ओम, रेजिस्टेंस हो गया है 120 पाई ओम, इसका वैल्यू है स्पेस इम्पीडेंस का, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला। आगे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ा सा लिखाता हूँ। पहले इस सवाल को, दोनों सवाल को देख ले। चलिए, μ0 का फॉर्मूला 4πfr², इशारा ऐसे था तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है μ0, 4πfr² बाई P1 × P2। P1 बोले तो पोल, P2 बोले तो पोल, और एप्सिलॉन 0 1/ε0 उलट जाएगा, क्या होगा 4πfr² बाई Q1 Q2। बताइए, 4πfr², दोनों का एलसीएम, यहाँ पोल हो जाएगा, यहाँ Q हो जाएगा, 4π गया हवा खाने, mLt-2 r² mL² हो जाएगा। चार्ज के पोल के लिए AL, चार्ज के लिए AT, क्या होगा बच्चों, L से L कट गया, mL-2T-3A-2 किसके बराबर, रेजिस्टेंस के बराबर। तो स्पेस इम्पीडेंस, इसमें और भी फॉर्मूला मैं दिखाता हूँ, इसका अलग अलग और भी रूप होगा। और लास्ट जो था सो क्या था मेरा बच्चा, 8 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स बाय चार्ज, रटा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स बाय पोल, फोर्स कैंसिल, पोल बाय चार्ज, पोल के लिए AL, चार्ज के लिए AT, A कट गया, L/T, LT-1। यह भी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला है, वेलोसिटी के बराबर आए। तो ये सब नया नया चीज़ सब सीखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड बराबर LT-1।
तो इतनी बात। फिर आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ा सा कहानी बता दे, चार्ट बता दे थोड़ा सा, क्या है उसको रटना है फार्मूला सर को, उसमें डिफरेंट फार्मूला लाते हैं। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं तब उसको हम दिखाते हैं। मैं बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 12 का चैप्टर होगा। मैं बार बार इसको अलग अलग केसेस में डिस्कस करूँगा। अभी से शुरुआत है और 10th के स्तर में भी कुछ कुछ जानकारी होगी। वेव को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एक क्लासिफिकेशन है मीडियम के नेसेसिटी के आधार पर। जिस वेव के प्रोपागेशन के लिए मीडियम इसेंशियल होगा उसको मैकेनिकल वेव बोलेंगे, और जिसके लिए मीडियम नहीं इसेंशियल होगा, जो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉन मैकेनिकल वेव बोलेंगे। तो जब वेव्स पढ़ेंगे तो डिटेल्स में इस सब की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 12 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो सामान्य तौर पर वेव हम दो तरह से बांट दिए, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 7 डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है, 7 डिफरेंट रीजन में बोला जाएगा। उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग आज की चर्चा अभी की चर्चा जो करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करनी चाहिए। तो देयर आर 7 पार्ट्स। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्स्ट है रेडियो, रेडियो वेव। सेकेंड है माइक्रोवेव। थर्ड है इंफ्रारेड। फोर्थ विजिबल, और इसी विजिबल का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। और लाइट में 7 कलर होता है, वाइट लाइट में, है ना, जिसको हम लोग विग्योर लिखते हैं। और इससे वाकिफ़ है सभी बच्चे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब मैं दिखाऊंगा इसमें, इस तरह का मैं चीज़ दिखाने जा रहा हूँ विजिबल लाइट में कैसे कैसे क्या होता है। वो लाइट का 10th जस्ट अभी आप कर रहे हो, पढ़े हो, और अभी है ना उसमें 10th जो पढ़ के आए हैं उसमें ये सब चीज़ की चर्चा है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ विजिबल लाइट में रेड कलर का होता है, सबसे कम वायलेट का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हो आप, वर्तनांक हिंदी में, जो हिंदी मीडियम वाले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा वायलेट का और सबसे कम रेड का। तो अलग अलग चीज़ देखते हैं, इसमें हम दिखा रहे हैं आपको। हम विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे एंड गामा रे बोलते हैं लास्ट। बहुत सारे केसेस में नीचे कॉस्मिक रे भी लिखा रहता है, लेकिन हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में 7 पार्ट्स की बात करनी है। और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला इस केस में 7 पार्ट्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला रीजन कौन होगा, तो रेडियो वेव। और अभी जस्ट फार्मूला सब मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरा मेन है वही है डायमेंशन और यूनिट लिखना डिफरेंट क्वांटिटीज़ का। लेकिन साथ साथ कुछ अभी से हम लोग तैयारी करें। 12 का NCERT ले लेंगे, फर्स्ट वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और अभी से सारे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, एक पतली सी कॉपी बना लोगे बच्चों, प्रोजेक्ट के रूप में एक तरह से तैयार करोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम लिख देना, उसके हिस्ट्री के बारे में 5 लाइन लिखना, और सब के पार्ट्स के बारे में, 7 पार्ट्स का डिस्कवरर कौन है, इसका वेवलेंथ रेंज कितना है। जिस बच्चे को वेवलेंथ रेंज पता हो जाएगा उसको फ्रीक्वेंसी रेंज पता लग जाएगा। ये थोड़ा आगे, लेकिन 10th अभी जस्ट वेव्स सब पढ़ के आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो एक्सरे, गामा रे सब हम बताने जा रहे हैं थोड़ा। तो और कह रहा था मैं कि सेकेंड वॉल्यूम 12 के फर्स्ट वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर, तो वो चीज़ NCERT में देखेंगे। और कहीं से भी केमिस्ट्री 11th के केमिस्ट्री में भी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम की कहानी मिलेगी। पढ़ना है खुद, हम तो ऐसे बता ही रहे हैं सारा चीज़ इस पर। तो ये
एनर्जी सब फोटोन का कलेक्शन सब होगा। तो सबसे ज़्यादा किस रीजन वाला गामा रे का फोटोन का एनर्जी सबसे ज़्यादा, जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसकी फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसके फोटोन का मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा। ई फॉर एनर्जी, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, पी फॉर मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो ये सब टर्म हैं। लेमडा सबसे ज़्यादा रेडियो वेव, लेमडा लिखे किसके लिए, तो वेव लेंथ के लिए यहाँ, और एनर्जी सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, मोमेंटम सबसे ज़्यादा किसके लिए, गामा रे के लिए। तो बच्चों इस तरह का चीज़ पहले लिख लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, विबग्योर में आपको पता है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर का ज़्यादा होता है, आर फॉर रेड, भी फॉर वायलेट। आप पढ़ के आए हो क्रिटिकल एंगल जस्ट 10th में, है ना। तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा किस कलर का, साइन सी बराबर 1/μ बोलते हैं बच्चों, फार्मूला है। तो जिसका म्यू सबसे कम होगा, यानी जिसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, उसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो रेड का क्रिटिकल एंगल, लेंस का फोकल लेंथ को एफ से लिखे हो, मिरर के लिए भी लिखे हैं, लेकिन मिरर का फोकल लेंथ कलर इस सब पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन लेंस का फोकल लेंथ कलर पर निर्भर करेगा। एक ही लेंस का फोकल लेंथ बच्चों अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा। ये 12 का मामला है, 10th का मामला था जो आप पढ़ के आए हो। और तो सबसे ज़्यादा रेड कलर का फोकल लेंथ होगा। और ये अगर लेंस हम लोग बना ले थोड़ा सा, यह कन्वेक्स लेंस दिखा रहा है, कन्वर्जिंग लेंस होता है जनरली, और यह इस तरह अगर वाइट लाइट है, वाइट लाइट रे है, थोड़ा सा ऑप्टिक्स की लाइट की बात है, ऑप्टिक्स बोलते हैं उसको। सबसे जो फारदेस्ट होगा वह रेड होगा, और सबसे नियरेस्ट जो होगा सो वायलेट। इसी बीच में सातों कलर होगा। तो हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ फॉर रेड इज़ ग्रेटर देन फोकल लेंथ फॉर वायलेट, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन आपको इस सीरीज से ये जो मैं बताया उससे आपको बहुत एडवांटेज होगा 12 में। अभी 11th में डायमेंशन की बात करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, परमिएबिलिटी के लिए म्यू लिखे, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिखेंगे, और एन से भी लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेविएशन, सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट कलर का प्रिज्म है। अभी भी इसी फिगर में देखो तो वायलेट सबसे ज़्यादा मुड़ा है और रेड सबसे कम मुड़ा है। तो डेविएशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, वायलेट का, और सबसे कम रेड का। एक टर्म है स्कैटरिंग। मेरे जो हिंदी मीडियम वाले परकिरणन पढ़ के आए होंगे। स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग। सनसेट और सनराइज के टाइम में सन अपीयर्स रेडिश ड्यू टू स्कैटरिंग फेनोमेना। तो ये सब चीज़ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेविएशन, स्कैटरिंग, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग वायलेट कलर का, सबसे लिस्ट स्कैटर्ड वाला रेड कलर होगा। तो ये चार्ट अलग हो गया, एक चार्ट बता दिया। अब इसको याद कराना है, जैसे विबग्योर याद है हमारे सारे बच्चे को, और सातों कलर का फर्स्ट लेटर से विबग्योर बना देते हैं। उसी तरह मैं बनाता हूँ, बोलता हूँ आपको बार बार, है ना। रमी भुक्सी, रमी भक्सी, जो मन में आवे सो आप उच्चारण कर सकते हो, लेकिन स्पेलिंग याद रखना, RMIVUXY। मैं बोलते रहता हूँ बार बार रमी भुक्सी, रमी भुक्सी, रमी भुक्सी। मैं क्लास में रहता और आप लोग मेरे साथ रहते तो मैं बार बार इस बात का, है ना, आपको क्लास में अभी जस्ट एट ए टाइम में रटवा देता। आर से आज तो समझ लेना कि हम क्लास में सर बार बार बोल रहे हैं रमी भुक्सी। स्पेलिंग क्या बोल रहे हैं, RMIVUXY। ये जो है न फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जहाँ फिट कर दो सीक्वेंस वाला चीज़, फर्स्ट लेटर से एक वर्ड बना दो इंटरेस्टिंग, और उससे आप क्या कर सकते हो, एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कुछ याद कर सकते हो आसानी से। तो ये टेक्निक है, सारे जगह ये लगाते रहेंगे आप लोग अपने से भी। तो पहले से आपको आइडिया है विबग्योर के आधार पर। उसी तरह हम लोग रमी भुक्सी के आधार पर बात करेंगे। फिर मैं बोला रमी भुक्सी तो RMIVUXY। R से रेडियो वेव, M से माइक्रोवेव, I से इंफ्रारेड, V से विजिबल, U से अल्ट्रावायलेट, X रे, गामा रे, ऐसे बोला जाएगा। तो R, ये फर्स्ट लेटर जो कैपिटल में लिखा हूँ उसी को रमी भुक्सी बोला। अब
चलिए थोड़ा थोड़ा फार्मूला पर बेस्ड बात करें। थोड़ा सा मैं इसका कर दूं, इसका डिस्कवरर का नाम लिख दूं। डिस्कवरर अपना मिलाते रहेंगे, लिखते रहेंगे, किताब का सहयोग लेते रहेंगे। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव का डिस्कवरर को मार्कोनी, हर्ट्ज, इंफ्रारेड, हर्शेल, विजिबल तो न्यूटन, विजिबल का डिस्कवरर न्यूटन। अल्ट्रावायलेट रीटर बोलेंगे। एक्सरे रोंजन बोलते हैं। और गामा रे क्यूरी एंड बैक्यूरल। नाम याद करना हिस्ट्री ज्योग्राफी की हिस्ट्री की तरह कि रेडियो वेव का डिस्कवरर मार्कोनी, माइक्रोवेव का हर्श। वेवलेंथ ऑर्डर मैं लिखाता हूँ। विजिबल का वेवलेंथ अलग अलग जगह एनसीईआरटी में अलग अलग लिखता है। पहले 4000 से 8000 बोलते हैं, अब 4000 से 7000 बोलते हैं। तो 4 हम उल्टा लिखावे डिसेंडिंग ऑर्डर में। नीचे वेवलेंथ सबसे कम 7000 एंगस्ट्रम टू 4000 एंगस्ट्रम। अब इसके नीचे चलो, ये जो विजिबल है बच्चों, एक तरह से समझना बाउंड्री। इसके ऊपर वाला को लॉन्गर वेव, नीचे वाले को शॉर्टर वेव बोलेंगे। लॉन्गर वेव वाला का लोअर एनर्जी और यह हाइयर एनर्जी वाला होगा। कौन कौन? अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सब हाइयर रीजन, हाइयर एनर्जी वाला। इसका फोटोन का, इसके फोटोन का एनर्जी हाइयर होगा। चलिए लाइट हो गया। ये अल्ट्रावायलेट रीटर मैं बोला। एक चीज़ वेवलेंथ रेंज में बोल रहा था 4000 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। बार बार लिखते रहना, बोलते रहना, अभी आएंगे सवालों पर फिर। एक्सरे 4000 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम, 100 एंगस्ट्रम से 0.1 एंगस्ट्रम, और लेस देन क्या चीज़ 0.1 एंगस्ट्रम कौन होगा? तो गामा रे। अब इसके ऊपर चले, है ना, 10⁻7 एंगस्ट्रम्स टू 7000 एंगस्ट्रम याद रखना। और 10⁻11 एंगस्ट्रम टू 10⁻7 एंगस्ट्रम। ये देखो याद अभी एक बार में करने का कोशिश करें, हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं होना है घबराना नहीं है। बार बार अपने कोशिश जारी रखेंगे, आपको इसका फ़ायदा बाद में इसका यूटिलाइजेशन होगा। तो अभी से हम लोग आदत डालेंगे, अभी याद कराने का कोशिश करते हैं। 10⁻11 एंगस्ट्रम से ज़्यादा वाले को हम लोग रेडियो वेव बोलते हैं, है ना। अभी चर्चा करेंगे हम रडार, सोनार, है ना, लेज़र, इस सब का। तो उसमें किसका क्या यूज है, थोड़ा सा डिस्टेंस मापने का, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी डिस्टेंस मेजरमेंट की बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले यह रमीभुक्सी याद हो जाएगा बच्चों। RMI VUXY, R फॉर रेडियो वेव, ये वो। तो ये सब थोड़ा सा सीक्वेंस बना के याद करना है। पहले इसको, है ना, बढ़िया से RMI VUXY, RMI VUXY बोलते रहना है, RMI VUXY। और उसके बाद अपने से वो सब छोटा छोटा पॉइंट है। प्रिज्म में जब वाइट लाइट जाएगा बच्चा, प्रिज्म है, वाइट लाइट गया तो यहाँ पर क्या होगा, वो 7 कलर में टूटेगा। स्प्लिटिंग, डिस्पर्सन पढ़े हो। बीच में और सारा दिखा दिया जाए। सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट, इंडिगो, ब्लू भी की ओर बोलोगे मेरे बच्चों। देखो सब पर एरो दिखा देंगे।
प्रिज्म से जाने पर। 10th का चीज़ जस्ट आप करके आए हो तो वो सब चीज़ थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि किसका क्या है। अब फॉर्मूला क्या सब है सो मैं दिखाता हूँ। तो रमी भुक्सी जाने, आर से रेडियो वेव, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड। रेडियो वेव का डिस्कवरर मार्कोनी, माइक्रोवेव का डिस्कवरर हर्ज, इंफ्रारेड का हर्शल, विजिबल का न्यूटन। विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड लाइट, है ना। तो वो और अलग परिभाषा पढ़ के, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ विजन। वह लाइट वह एनर्जी है जिससे देखने में हमको क्या होगा, देखने की संवेदना पैदा होगी ब्रेन में, वो अलग है। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विजिबल पार्ट को ही हम लोग क्या कर लाइट बोलते हैं। और अल्ट्रावायलेट का रीटर, एक्सरे का रॉन्जन, है ना, रॉन्जन, क्यूरी एंड बैक्यूरल। अब चीज़ का वेवलेंथ क्या है, अब सो सब देख लेना। velocity of wave, electromagnetic wave। वेलोसिटी ऑफ वेव भी बोल सकते हैं, चाहे वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या मैकेनिकल वेव हो। एक फॉर्मूला होता है C बराबर न्यू लेमडा। 10th में V बराबर n लेमडा पढ़ के आए। वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव, साउंड वेव के केस में n इज़ द, यहाँ न्यू बोलते हैं, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। C बराबर है, C इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मोस्टली C बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम के लिए लिखा जाता है। न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। ये सब पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ के आए भी हैं और आगे 11, 12 सब में, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। लैम्डा इज़ वेवलेंथ आता है, थोड़ा थोड़ा मैं बताते चलूँ फिर से। इस तरह से वेव को दिखाया जाएगा, वेव के प्रोपागेशन को। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को लैम्डा बोलेंगे, इसके डिस्टेंस को भी लैम्डा। यह लैम्डा, इसको क्रेस्ट, इसको क्रेस्ट, इसको ट्रफ। तो ये चीज़ सब है। और इसमें जितना समय लगेगा वह टाइम पीरियड, जितना नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड होगा वह फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। हर्ज यूनिट अभी जस्ट उसी सब की चर्चा करेंगे। तो ये एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव में फिर वेव बोला तो ट्रांसवर्स वेव बोला। एक होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड एयर में और इस सब में क्या बोला जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बोला जाता है। 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और 2 कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच के सेपरेशन को, डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। और यहाँ बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ। यहाँ बोले तो ट्रांसवर्स वेव। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होगा उसका हर पार्ट्स क्या है, ऑल द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। उसमें वेव प्रोपागेट करेगा मेरा बच्चा। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्स। ये सब थोड़ा आगे वेक्टर ये सब पढ़ेंगे तब और क्लियर होगा। लेकिन आपको इतना समझना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। न्यू बराबर C बाई लेमडा, प्लांक्स के क्वांटम थ्योरी के मुताबिक, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ फोटोन
ई बराबर एच न्यू, न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी, ई इज़ द एनर्जी और एच इज़ प्लांक्स कांस्टेंट। मैं पहले भी लिखाया था इस तरह का फॉर्मूला। हेयर एच इज़ प्लांक्स कांस्टेंट। एच का वैल्यू बोला, मैं अभी फिर से बोलता क्लास रहता मैं बच्चों को उठा के पूछवाता, क्योंकि पिछले क्लासेस में लेक्चर में मैं इस सब को बार बार लिखाया हूँ। एच इज़ 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ले गए थे, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। एच इज प्लांक्स कांस्टेंट और इसका जूल सेकेंड, इसका डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के बराबर था। मैं बोला था mvr बराबर nh/2π। n नंबर ऑफ ऑर्बिट, उसका कोई डायमेंशन नहीं। mvr एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लांक्स कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट आर डायमेंशनली सेम। h बराबर, अब तुमको एनर्जी ऑफ फोटोन h और न्यू के जगह c/λ, hc/λ, ये सब बार बार आएगा ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस में, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों में। एनर्जी वैरीज 1/λ, h इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, और लैम्डा जिसका ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी, तो मैं बताया चार्ट में रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो उसके फोटोन की एनर्जी सबसे कम होगी। गामा रे के फोटोन की एनर्जी क्या होगी, उसका वेवलेंथ सबसे कम तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। एनर्जी वैरीज 1/λ है ना, इस तरह hc/λ। वैल्यू ऑफ hc उससे आगे, यहाँ अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अभी से बोलते चलना है, सबका वैल्यू रखोगे और तब इसका लगभग वैल्यू जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। कहीं कहीं पर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 1/hc का, 5 × 10 का पावर 24 जूल सेकेंड बोला जाएगा। इलेक्ट्रॉन जूल इंटू सेकेंड, hc का वैल्यू जूल एनर्जी, E बराबर hc/λ, एनर्जी बराबर hc/λ, तो एनर्जी इंटू लैम्डा, तो जूल इंटू मीटर बोला जाएगा, जूल इंटू मीटर, जूल इन्वर्स मीटर इन्वर्स 1/hc, ई जूल इन्वर्स मीटर। ये सब वैल्यू अपना याद करना, करते रहेंगे, देखते चलेंगे तो अपने आप हो जाए। 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले लिखा चुका हूँ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 का पावर -19 जूल, है ना। मैं बोला था कि एटम वाला केस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रहेगा और न्यूक्लियाई के केस में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होगा, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। तो ये 1/hc, ये फार्मूला है, एनर्जी बराबर h का फार्मूला क्या निकला यहाँ से, h बराबर क्या दे देगा मेरा बच्चा, E/, फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। डायमेंशन हम लोग इसी से लिखते थे और यूनिट से तो लिख ही सकते हैं, जूल इंटू सेकेंड, इतना पहले। और आगे मैं बढ़ाता हूँ, फिर इसी चार्ट में ही हूँ, रमी भुक्सी वाले चार्ट में, RMI VUXY सबका डिस्कवरर, ये सब अभी से वेवलेंथ रेंज आपको याद हो जाना चाहिए। मेरे बच्चों देखो, लैम्डा पता है, सी का वैल्यू, सी बराबर 3 × 10⁸ वैक्यूम में वैल्यू, तो वो पता है, लैम्डा पता है, तो फ्रीक्वेंसी भी पता लगा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का रेंज बता सकते हैं। यह छोटा मोटा सवाल हो गया ऑब्जेक्टिव का कि वेवलेंथ रेंज इस किसी वेव का दिया हुआ है तो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज बताओ, तो हम लोग किस से निकालेंगे, सी बराबर न्यू लैम्डा, न्यू बराबर c/λ, सी पता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना। एक्चुअल वैल्यू सी का हम अभी आएगा चर्चा, तो जस्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ में 299792458 मीटर/सेकेंड बोलेंगे, तो देखेंगे कैसे याद कराते हैं उसे। इतनी बात, सबको गौर से, ये सब अभी से थोड़ा थोड़ा रट्टा मारना है, रट्टा मारना है और समझना तो है।
फ्रॉम मास एनर्जी रिलेशन। मैं शुरुआत किया था कि फिजिक्स एनर्जी से रिलेटेड है और E बराबर mc² बोले थे। बहुत सारे केस में समझाए, उसमें मास डिफेक्ट तो वो छोड़िए, अभी हम लोग सिर्फ मास एनर्जी रिलेशन की बात करें। किसके द्वारा दिया गया? तो आइंस्टीन के द्वारा, E बराबर mc²। और अभी E बराबर क्या देखे हो? hc/λ। तो क्या लिखेंगे? mc² बराबर hc/λ। मेरा बच्चा C से C कट गया, mc बचा h/λ। सिंपल तरीका है, यह मास और वेलोसिटी है ना, मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन P से लिखेंगे P बराबर h/λ, लैम्डा बराबर h/p। आगे चल के एक भाई पढ़ेंगे मैटर वेव। कोई भी पार्टिकल, एलिमेंट्री मतलब लाइटर पार्टिकल की, बहुत स्मॉलर पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल की बात कर लें, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस सब की बात करें, तो अगर वह मूव करेगा तो कहता है कि उस मटेरियल पार्टिकल भी क्या करेगा? वेव की तरह ट्रीट करेगा। वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव। और उस मैटर वेव का वेवलेंथ जो होगा लैम्डा बराबर h/p, p इज द मोमेंटम, और P बराबर h/λ। इससे भी हम लोग फोटोन की बात करें तो P वैरीज 1/λ। मैं चार्ट में बताया था P मोमेंट, रमी भुक्सी वाले चार्ट में, लैम्डा बराबर h/p इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब ये सब फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या फ़ायदा है, सब है, आगे दिखाई पड़ेगा। तो E बराबर है, ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ लैम्डा P का। अभी थोड़ी थोड़ी चर्चा करते जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, और जिस तल में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन जो होगा उस तल पर परपेंडिकुलर होगा। तो कैसे क्या होगा सो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। मैं वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलता हूँ। फार्मूला में इसलिए बोल रहा हूँ कि 11th में सारा लास्ट में वेव्स में पढ़ना है। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन इलास्टिक मीडियम, इलास्टिक मीडियम V बराबर √E/ρ। E इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले। रो इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। वेलोसिटी ऑफ longitudinal wave in gaseous medium, V बराबर √γp/ρ। वेलोसिटी, P प्रेशर, ρ डेंसिटी, तीनों चीज़ का तो गामा का जाएंगे, या गामा क्या होगा यार, गामा आगे चल के पढ़ेंगे। गामा बराबर रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। वो उतना नहीं लिखकर इतनी बात क्या है, मतलब इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा। यहाँ हम लोग को डायमेंशन मेथड से इसका डायमेंशन निकालने के लिए बोलेगा सवाल में। तो V इज़ द वेलोसिटी, P इज प्रेशर, ρ इज डेंसिटी, पुट करो तो m0 l0 t0 आएगा। गामा इज डायमेंशन लेस। यह डायमेंशनली चेक करने के लिए बोलेगा कि इस फार्मूला को चेक करो। LHS का डायमेंशन LT-1 इन इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाई डेंसिटी कर दे, उसका रूट करे तो वो भी LT-1। तो यह फार्मूला डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। हम तो वास्तविक रूप से करेक्ट लिख ही रहे हैं यह, लेकिन डायमेंशन चैप्टर में ये सब बात करेंगे। तो थोड़ा सा फिर अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशंस थोड़ा मैं लिख दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट में बताया था न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। अब बताया था तो आपको याद होगा, तब तो बोलना है बार बार। और मैग्नेटिक फील्ड का स्पेशल यूनिट बताया था टेस्ला,
है ना। और न्यूटन, एम्पियर इन्वर्स, मीटर इन्वर्स, इस तरह का चीज़ सब आपको याद रखना है। देखो electromagnetic wave is traveling along z-axis, then electric field is given as electric field E vector बराबर E0 sin omega t minus kz, and magnetic field यह न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट होगा। मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस kz। टेस्ला बोलेंगे, बड़ा लेटर लिखकर, फिर अगर सिंगल लेटर लिखते तो कैपिटल टी, और पूरा लिखे हैं तो स्मॉल टी से यूनिट में लिखा जाएगा। टेस्ला के इज 2 पाई बाई लेमडा। ये जब वेव्स का फार्मूला सब होगा, 2 पाई बाई लेमडा प्रोपागेशन कांस्टेंट ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। वेव लिखे तो 2 पाई न्यू या एन लिखा जाए, 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी वाला बात, तो यह एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। कुछ मकसद नहीं, केवल फॉर्मूला में को समझाना। ई बाई बी बराबर इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ई बाई बी बराबर E0 बाई B0 बराबर C के बराबर होगा। ओ कैसे होगा फिर आगे की क्लासेस में मैं इसको डिस्कस करूं, लेकिन पिछले क्लास में लेक्चर में मैं इसका फॉर्मूला बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड है ना, बराबर क्या चीज़, वेलोसिटी ऑफ, मतलब वेलोसिटी के बराबर होगा डायमेंशनली। तो डायमेंशन हमको समझाना है। इसी में फॉर्मूला में बताऊं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम C बराबर 1 बाई रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मैं बोला था इसका डायमेंशन लिखना रहे सिर्फ इसका, तो क्या लिख सकते हैं, LT-1 वेलोसिटी के बराबर। मैं पिछले क्लास में स्पेस इम्पीडेंस बताया था। अब स्पेस इम्पीडेंस का नया नया फार्मूला हम लोग इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। स्पेस इम्पीडेंस का वैल्यू भी बताया था, 120 पाई ओम, मतलब इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस सब ओम यूनिट, और सब का डायमेंशन एक ही होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई करंट से निकाले थे। मैं दिखाऊं, इसको आगे बढ़ाता हूँ। म्यू जीरो इज, मैं अब बोल रहा हूँ सिर्फ, आपको पहले पिछले लेक्चर में लिखा हुआ है, म्यू जीरो इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन जीरो इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सबका वैल्यू आपको लिखाया जा चुका है। मैं लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं इतना भी कर रहा हूँ कि बहुत बच्चे को घबराहट होती होगी कि क्या क्या है ये 11th में यार। नहीं यार, ये अलग अलग चैप्टर का कलेक्शन है यह यूनिट एंड डायमेंशन, जो हम लोग आगे के दौर में डिटेल्स में जानेंगे, है ना। तो इस सब की बात करेंगे आगे। ये लगा दिए, किसी लेटर पर ही लगा दो तो समझो वेक्टर क्वांटिटी, बस इसके जस्ट बाद तो हम लोग उसी पर आएंगे, है ना।
बताया था बच्चों, स्पेस इम्पीडेंस अंडर रूट म्यू 0 बाई एप्सिलॉन 0, और यह 1 बाई रूट अंडर एप्सिलॉन 0 को क्या लिखा जा सकता है, सी इंटू म्यू 0, सी इंटू रूट म्यू 0। तो म्यू 0 और इसको बदल देना, मतलब कि फार्मूला मिले और हम लोग डायमेंशन क्या कर दें, लिख दें स्पेस इम्पीडेंस म्यू 0 बाई एप्सिलॉन 0, और 1 म्यू 0 बराबर कितना, यहाँ से मैं पहले करके देख लूँ पहले, तब आपको मैं उसमें पुट कर देता हूँ वैल्यू। यहाँ से रूट म्यू 0 बराबर 1 बाई सी अंडर रूट एप्सिलॉन 0, वैल्यू पुट कर दे इसमें, तो क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला में, केवल यह तो 1 बाई सी इंटू एप्सिलॉन 0 बोलेंगे तब भी किसके बराबर, रेजिस्टेंस के बराबर, इम्पीडेंस के बराबर, स्पेस इम्पीडेंस का वो भी फार्मूला होगा 1 बाई सी इंटू एप्सिलॉन 0। अगर हम लोग क्या करें 1 बाई एप्सिलॉन 0 का लिखे अगेन 1 बाई रूट एप्सिलॉन 0, 1 बाई रूट एप्सिलॉन 0 बराबर सी रूट अंडर म्यू 0। अब इसमें हम लोग पुट करें 1 बाई एप्सिलॉन 0 की जगह सी म्यू, तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ध्यान देना, 1 बाई रूट सी रूट म्यू 0, सी रूट म्यू 0 1 बाई एप्सिलॉन, वहाँ वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा, सी इंटू यहाँ से 1 बाई एप्सिलॉन 0 रूट ओवर सी रूट में, तो सी इंटू म्यू 0, वैल्यू पुट कर करके देखेंगे तो आ ही जाएगा रूट अंडर म्यू 0 बाई। मतलब इस सारा आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, अभी से बार बार करना है। अगले साल फिर उसके है ना 12 पास आउट के बाद आपको क्या कर देना है, इस तरह के परीक्षाओं को फेस करना है, मतलब इस तरह का बोले तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को फेस कर, तो अभी से करना है। 11th के एग्जामिनेशंस में ये पूछेगा नहीं इस तरह का, 12 के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, 12 बोर्ड के एग्जामिनेशंस। तो ये सारा चीज़ स्पेस इम्पीडेंस, ये सब नया टर्म सब आपको मैं बताऊंगा और आगे भी बोलते रहूँगा तब। तो ये था डायमेंशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चार्ट का यहाँ उतना ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों, है ना, लेकिन तब भी क्या है मैं बताने का कोशिश किया और अभी से रटना। और 11th की केमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम को अभी से थोड़ा सा स्टडी कर लें और सारे जो मैं वेवलेंथ रेंज लिखाया चार्ट में उसको याद करो। उसके डिस्कवरर से कोई बहुत ज़्यादा बहस नहीं है, लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 4 वेव दिया, 5 वेव दे दिया, 5 को साइंटिस्ट का नाम दे दिया, सबको कहेगा मैच कराओ, तो उस टाइम वो चीज़ आपको याद रहेगा तब आपको होगा। किसी भी स्टैंडर्ड में वो सब तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ को, डायमेंशन को आप थोड़ा सा क्या करना है, ठहराव देना है। डायमेंशन आपको बनाने का है। मैं ये है ना इस लंबे अंतराल के बाद ही लेक्चर दे रहा हूँ। छठा लेक्चर के बाद बहुत सारा लंबा गैप हो गया किसी कारणवश 11th की क्लास के लिए, तो उसको मैं उसमें टास्क दे रखा था कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ को याद करना। और से तो ये जो 7th लेक्चर है मोस्टली 12 के स्टैंडर्ड की बात करना सिखा रहे हैं हम आपको। तो इतनी बात समझ गए। अब थोड़ा सा इसको डायमेंशन को रोक दिया जाए। यूजेज ऑफ डायमेंशन में पढ़ाया, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन बताया, है ना। अब जो है सो क्वांटिटीज़ को मेजर, फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना है, तो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ की बात करते हैं। मेज़रमेंट ऑफ मास की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना, और मेज़रमेंट ऑफ टाइम की थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ थोड़ा लंबा NCERT में डिफरेंट मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे और कैसे क्या करते हैं मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब मेज़रमेंट ऑफ लेंथ की बात करेंगे, लार्ज डिस्टेंस, स्मॉल लेंथ, स्मॉल डिस्टेंस का मेज़रमेंट का बात करेंगे। ये लेक्चर लगभग हो चुका, लंबा हो गया, थोड़ा 1 घंटे का से ऊपर हो गया, इसलिए अभी शुरुआत में लंबा लेक्चर तो नहीं। फिजिक्स में लंबा लेक्चर होता है भाई, मेरे हिसाब से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तक का लेक्चर भी आने लगातार
तो इस तरह से तो इसको रोकते हम। अब का बोल रहे थे कि मैं बताने जा रहा हूँ मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, लेकिन मैं अगले लेक्चर में इसकी बात करूँगा। लेकिन अभी तक से सवाल आपका ढेर सारा बनेगा, है ना, जहाँ तहाँ से आप उठा के सवाल सबको यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड सवाल को बनाओगे, है ना। तो अगले लेक्चर में मेज़रमेंट ऑफ लेंथ पर कंसंट्रेट करेंगे। मैं बोला मेज़रमेंट ऑफ मास और मेज़रमेंट ऑफ टाइम की दो मतलब थोड़ा थोड़ा बताते हुए हम आगे बात करेंगे। तो उतना बात बताने के बाद मैं सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करूँगा। राउंडिंग ऑफ किसी नंबर को हम लोग दिया रहेगा ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट में, उसको 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना, तो राउंडिंग ऑफ करना सिखाएंगे। और उसके बाद तब अलजेब्रा सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट लिखेंगे आंसर का, आंसर को सिग्निफिकेंट अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। और तब एरर की बात करेंगे कि एरर कितने तरह का होगा, क्या होगा, कैसे एरर को मिनिमाइज़ किया जाएगा। तो उस तरह की बात अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा बताने का आपको बढ़िया से। तो बच्चों घर पर रह के इस सबको क्या करें, रिवाइज करते रहे, है ना। बार बार एक ही चीज़ को क्या बोला, ये मन में बैठा लीजिए कि हर लेक्चर के लास्ट में सर क्या कहना चाह रहे हैं आपको, कि पिछला लेक्चर तक आपको सब चीज़ आना चाहिए। उससे ज़्यादा जितना आ जाए और अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट अगर मेरे को फॉलो करते हो तो मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा या कम जितना भी पढ़ाया जाए उतना आपको क्या है आना चाहिए, अपने मेमोरी में फीड रहना चाहिए आपकी मेमोरी में। और उससे रिलेटेड सवाल फिज़िक्स में ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का ही दौर मिलने वाला है और कहीं कुछ नहीं है ना। ये अभी 11th के स्कूल के पढ़ाई के हिसाब से तो थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा, डिफिनीशन, मेज़र, प्रोसेस कैसे, है ना, क्या किसी को कैसे मेज़र किया जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्ट बनाना है, फार्मूला दिमाग में रखना है और कैसे यूज करेंगे उसका आपको, है ना, टेक्निक पता होना चाहिए, तब सवाल बनेगा। तो रहने दें, अगला लेक्चर फिर हम लोग नए तरीके से देखेंगे।